रीविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली छोटी छोटी जानकारियों में बदलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एंजेला डकवर्थ की एक बहुत ही चर्चित किताब ग्रिट, द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवरेंस पर। ये वो किताब है जिसने सफलता के बारे में जो हमारी सोच है ना, उसको काफी हद तक बदला है। हाँ, बिल्कुल। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि एंजेला डकवर्थ खुद मतलब एक जानी मानी मनोवैज्ञानिक हैं और उन्हें वो क्या कहते हैं, मैकार्था फेलोशिप भी मिली है। हाँ, जिसे लोग अक्सर जीनियस ग्रांट कहते हैं। सही। तो ये उनके काम की अहमियत दिखाता है। और देखिए, मजे की बात यह है, एक विरोधाभास सा है कि उनके अपने पिता बचपन में उनसे कहते थे, तुम कोई जीनियस नहीं हो। किताब यहीं से शुरू होती है। हाँ, ये काफी दिलचस्प पॉइंट है। मतलब ये सोचना ही कमाल है कि जिसे बचपन में जीनियस नहीं माना गया, वो न सिर्फ जीनियस ग्रांट लेती है, बल्कि ये भी बताती है कि शायद शायद जीनियस होना उतना जरूरी है ही नहीं। बिल्कुल। और यही यही इस किताब का सेंट्रल आइडिया है। डकवर्थ ये तर्क देती हैं कि जो असाधारण सफलता होती है ना, वो अक्सर जन्मजात टैलेंट से नहीं आती। अच्छा, तो फिर किससे? वो आती है जुनून और दृढ़ता के एक खास कॉम्बिनेशन से। इसी को वो ग्रिट कहती हैं। ग्रिट। तो आज हम इसी ग्रिट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। ये किताब महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये हमें उस टैलेंट वाले मिथक से बाहर निकालती है। हाँ, और ये समझने में मदद करती है कि असल में लंबे समय तक टिके रहने के लिए, अपने लक्ष्य पाने के लिए क्या चाहिए, खासकर तब जब मुश्किलें आती हैं। सही कहा। और दुनिया भर में कई सफल लोगों ने इसकी सिफारिश की है, जो बताता है कि इसके आइडियाज में दम है। हाँ, है तो ये चर्चा किसके लिए है? मतलब कौन लोग इससे ज्यादा जुड़ पाएंगे? मेरे ख्याल से तो ये उन सभी के लिए है जो अपने लंबे समय के लक्ष्यों को पाना चाहते हैं। हाँ, चाहे वो छात्र हो या शिक्षक, माता-पिता, कोई बिजनेस करने वाला हो, कलाकार, खिलाड़ी, मतलब कोई भी जो किसी बड़े लक्ष्य के पीछे लगा हो। और उन लोगों के लिए भी जो ये सोचते हैं कि भाई, कुछ लोग इतने टैलेंटेड होते हुए भी क्यों पीछे रह जाते हैं। हाँ, और कुछ औसत से दिखने वाले लोग लगातार मेहनत करके इतना आगे कैसे निकल जाते हैं? बिल्कुल। ये सिर्फ एक अकादमिक सवाल नहीं है। ये हमारी अपनी क्षमता को पहचानने, उसे अनलॉक करने से जुड़ा है। सही कहा। डकवर्थ ने खुद एक टीचर के तौर पर यह पहेली देखी थी। उन्होंने पाया कि क्लास में जो सबसे होशियार बच्चे थे, जरूरी नहीं कि वही सबसे अच्छा करते थे। अच्छा। हाँ, सफलता का कोई और ही राज था, और वही राज उन्होंने अपनी रिसर्च और इस किताब से सामने लाने की कोशिश की है। तो ये उन लोगों को भी रास्ता दिखा सकती है जो कभी-कभी अटका हुआ महसूस करते हैं। सोचते हैं कि टैलेंट तो है, पर नतीजे क्यों नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस किताब से निकली कुछ सबसे जरूरी बातें या कह लें सीखों पर आते हैं। पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली बात जो डकवर्थ कहती हैं, वो ये है कि आपकी मेहनत आपकी प्रतिभा से कहीं ज्यादा मायने रखती है। ज्यादा? कितना ज्यादा? असल में दोगुनी। दोगुना? कैसे? हाँ, उनका एक फॉर्मूला है। वो कहती हैं, प्रतिभा को जब प्रयास से गुणा करते हैं तो कौशल बनता है। मतलब टैलेंट इनटू एफर्ट इज इक्वल टू स्किल। ठीक है, ये तो समझ आता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब उस बने हुए कौशल को, उस स्किल को फिर से प्रयास से गुणा करते हैं, तब जाकर उपलब्धि हासिल होती है। यानी स्किल इनटू एफर्ट इज इक्वल टू अचीवमेंट। अच्छा, तो एफर्ट यानी प्रयास 2 बार आया इस इक्वेशन में। बिल्कुल, इसीलिए वो दोगुना मायने रखता है। टैलेंट सिर्फ शुरुआत है, प्रयास उसे स्किल बनाता है, और फिर वही प्रयास उस स्किल को रिजल्ट में बदलता है। ये बात तो सोचने वाली है। हम अक्सर टैलेंट को बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं। कोई बच्चा अगर नेचुरली अच्छा गाता है या मैथ्स में तेज है, तो लगता है बस हो गया। हाँ, जबकि ये फॉर्मूला बता रहा है कि टैलेंट तो सिर्फ एक संभावना है। उसे हकीकत बनाने के लिए प्रयास चाहिए, और फिर उस हकीकत से कुछ बड़ा हासिल करने के लिए और भी प्रयास। प्राकृतिक पूर्वाग्रह यानी नेचुरलनेस बायस कहती हैं। चियाजुंग तस के शोध का हवाला देते हुए वो बताती हैं कि हम कहते तो हैं कि मेहनत अच्छी है, पर अंदर ही अंदर हमें वो लोग ज्यादा पसंद आते हैं जिनमें नेचुरल टैलेंट दिखता है। हाँ, जैसे कोई पैदाइशी सिंगर हो या कोई गॉड गिफ्टेड एथलीट। बिल्कुल, बजाय उनके जो कड़ी मेहनत से वहां पहुंचे हैं, हमें वो नेचुरल ज्यादा आकर्षक लगता है। इसके उदाहरण भी तो बहुत है। जैसे वो लेखक जॉन इरविंग, उन्हें डिसलेक्सिया था। हाँ, और वो कहते थे कि उन्हें हर चीज बार बार लिखनी पड़ती थी, यही उनकी ताकत बनी। या वो कुम्हार वॉरेन मैकेंजी, जिन्होंने कहा,
पहले 10,000 बर्तन बनाना मुश्किल होता है। 10,000। हम्म। ये नंबर ही बताता है कि महारत कितने अथक प्रयास से आती है। विल स्मिथ का वो ट्रेडमिल वाला किस्सा भी है ना, कि कोई मुझे टैलेंट में हरा सकता है पर मेहनत में नहीं। मैं ट्रेडमिल पर मर जाऊंगा लेकिन उतरूंगा नहीं। हाँ हाँ, सुना है। यहाँ तक कि चार्ल्स डार्विन, हम उन्हें महान वैज्ञानिक मानते हैं, पर वो खुद मानते थे कि उनकी सफलता का राज उनकी बुद्धिमत्ता से ज्यादा उनके जोश और उनकी कड़ी मेहनत में था। तो पहली बड़ी सीख ये हुई कि भाई उपलब्धि के खेल में प्रयास का वजन प्रतिभा से कहीं ज्यादा है। ये जानना उन सबके लिए अहम है जो सोचते हैं कि वो टैलेंटेड नहीं है। हाँ, ये बहुत उम्मीद जगाता है। लेकिन देखिए, सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफी नहीं है। यहीं पर ग्रिट का दूसरा पहलू आता है। अच्छा, वो क्या है? डकवर्थ कहती हैं कि ग्रिट सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। जुनून यानी पैशन और दृढ़ता यानी परसिवरेंस। ओके, जुनून और दृढ़ता। तो दृढ़ता तो समझ आती है, लगे रहना, हार ना मानना, मुश्किलों का सामना करना। बिल्कुल, दृढ़ता यानी गिरने के बाद उठ खड़ा होना। वो जापानीज कहावत है ना, 7 बार गिरो 8 बार उठो। हाँ। वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी में एक बहुत मुश्किल ट्रेनिंग होती है, बीस्ट बैरक। डकवर्थ ने पाया कि कौन से कैडेट टिक पाएंगे, इसका अंदाजा उनके टैलेंट स्कोर से बेहतर उनके ग्रिट स्कोर से लगता था। अच्छा, जिनमें ज्यादा दृढ़ता थी वो टिक गए। हाँ, और नेशनल स्पेलिंग बी का उदाहरण भी यही दिखाता है। जिन बच्चों में ज्यादा ग्रिट थी, वो ज्यादा घंटी प्रैक्टिस करते थे और आगे बढ़ते थे। ये साफ साफ दृढ़ता है। ठीक है, लेकिन फिर ये जुनून क्या है? क्या ये किसी चीज के लिए बस एक तीव्र इच्छा, एक ऑब्सेशन है? नहीं, डकवर्थ के अनुसार जुनून यहाँ वो नहीं है। ये किसी एक लंबे समय के लक्ष्य के प्रति सालों तक चलने वाली, लगातार बने रहने वाली कमिटमेंट है। मतलब एक दिशा। हाँ बिल्कुल, ये आपकी मेहनत को एक दिशा देता है। बिना दिशा के मेहनत तो बिखर जाएगी ना। सही बात है। जैसे हो न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार जेफरी गेटलमैन की कहानी। उन्हें पूर्वी अफ्रीका में दिलचस्पी हुई। हाँ, और फिर सालों तक वो उसी पर फोकस रहे, धीरे धीरे एक्सपर्ट बने, करियर बनाया। उनका जुनून अचानक नहीं आया, बल्कि समय के साथ बना और टिका रहा। इसे समझने के लिए डकवर्थ कोई मॉडल भी देती हैं? हाँ, वो लक्ष्य पदानुक्रम यानी गोल हायरार्की का मॉडल देती हैं। एक पिरामिड जैसा सोचिए। सबसे ऊपर आपका एक अल्टीमेट लक्ष्य, आपका कंपास लक्ष्य, वो चीज जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। ठीक है। उसके नीचे आते हैं मिड लेवल लक्ष्य, और सबसे नीचे रोजमर्रा के काम या छोटे लक्ष्य। एक ग्रिटी इंसान के ये सारे लक्ष्य एक लाइन में होते हैं। नीचे वाले ऊपर वालों को सपोर्ट करते हैं। ये तो कुछ वॉरेन बफेट की 255 रूल जैसा लग रहा है कि 25 लक्ष्य लिखो, टॉप 5 चुनो, बाकी 20 भूल जाओ, फोकस रखो। हाँ, कुछ वैसा ही है। फोकस बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें एक लचीलापन भी चाहिए, खासकर नीचे के लेवल पर। लचीलापन मतलब? जैसे वो कार्टूनिस्ट बॉब मैनकॉफ, जो बाद में न्यूयॉर्कर के कार्टून एडिटर बने। शुरुआत में उनके हजारों कार्टून रिजेक्ट हुए। हजारों? हाँ, उन्होंने अपना अंतिम लक्ष्य नहीं बदला, एक सफल कार्टूनिस्ट बनना, लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली, सीखा कि किस तरह के कार्टून चलते हैं। तो दृढ़ता का मतलब जिद नहीं है, बड़े लक्ष्य पर टिके रहते हुए रास्ता बदलने की समझदारी भी है। तो दूसरी सीख ये हुई कि ग्रिट सिर्फ पसीना बहाना नहीं है, बल्कि एक गहरे जुनून से प्रेरित होकर सही दिशा में लंबे समय तक पसीना बहाना है, और जरूरत पड़ने पर रास्ता एडजस्ट भी करना है। एकदम सही। और अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे उम्मीद जगाने वाली बात पर। वो ये कि ग्रिट कोई ऐसी चीज नहीं है जो पैदाइशी होती है और बदली नहीं जा सकती। इसे विकसित किया जा सकता है, इसे सीखा जा सकता है। अरे वाह, ये सुन के तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अक्सर लगता है ना कि कुछ लोग तो बस होते ही हैं दृढ़ निश्चयी और कुछ नहीं। तो इसे विकसित कैसे करें? देखिए, इसमें सबसे पहली और जरूरी चीज है हमारी मानसिकता, हमारा माइंडसेट। यहाँ स्टैनफोर्ड की मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक का काम बहुत अहम है। हाँ, माइंडसेट वाला कॉन्सेप्ट तो सुना है। ड्वेक 2 तरह की मानसिकता बताती हैं, स्थिर मानसिकता यानी फिक्स्ड माइंडसेट, और विकास मानसिकता यानी ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले मानते हैं कि हमारी योग्यताएं, जैसे इंटेलिजेंस या टैलेंट, वो फिक्स्ड हैं, पत्थर की लकीर हैं। और अगर कोई ऐसा मानेगा तो फिर कोशिश क्यों करेगा? अगर लगता है कि मैं मैथ्स में कमजोर हूं और कुछ बदल नहीं सकता, तो मेहनत करने का क्या फायदा? बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि हमारी योग्यताओं को मेहनत से, सीखने से बेहतर बनाया जा सकता है। वो चुनौतियों को एक अवसर की तरह देखते हैं। हाँ, वो चुनौतियों को सीखने का मौका मानते हैं। असफलता से घबराते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं। और यही ग्रोथ माइंडसेट ग्रिट को पनपने के लिए सही माहौल देता है।
इसे शायद मार्टिन सेलिगमन के आशावाद और निराशावाद वाले काम से भी जोड़ सकते हैं, वो सीखी हुई लाचारी वाला प्रयोग। हाँ बिल्कुल, लर्न्ड हेल्पलेसनेस। जब बार बार कोशिश करने पर भी कुछ ना हो तो जीव कोशिश करना ही छोड़ देता है। लेकिन जो आशावादी होते हैं वो अस्थायी सफलताओं को अस्थायी मानते हैं, परमानेंट नहीं। ये उन्हें फिर से कोशिश करने की हिम्मत देता है। इसका कोई उदाहरण है? स्कॉट बैरी कॉफमैन का उदाहरण देखिए। उन्हें बचपन में लर्निंग डिसेबल्ड का लेबल मिला था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी पहचान नहीं बनने दिया। अच्छा। उन्होंने सेलो बजाने में जुनून खोजा, फिर साइकोलॉजी पढ़ने की ठानी, भले ही कई बार रिजेक्शन मिला। आज वो जाने माने मनोवैज्ञानिक हैं। ये ग्रोथ माइंडसेट और आशा का जीता जागता उदाहरण है। खुद डकवर्थ भी मानती हैं कि वो न्यूरोबायोलॉजी की क्लास में बहुत स्ट्रगल करती थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। तो डकवर्थ ग्रिट विकसित करने के लिए कुछ खास चीजों की पहचान करती हैं? हाँ, वो 4 मनोवैज्ञानिक संपत्तियों मतलब साइकोलॉजिकल एसेट्स की बात करती हैं। ये वो चीजें हैं जो ग्रिट वाले लोग अपने अंदर बनाते हैं, और ये उन आम ख्यालों से लड़ने में मदद करती हैं जो हमें रोकते हैं। जैसे? कौन से ख्याल? जैसे मैं बोर हो गया हूँ, या ये मेहनत बेकार है, ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, या फिर मैं ये नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत कॉमन फीलिंग्स हैं। तो 4 संपत्तियां क्या हैं? वो है रुचि, अभ्यास, उद्देश्य और आशा। रुचि, अभ्यास, उद्देश्य और आशा। चलिए इन्हें थोड़ा समझते हैं। रुचि से शुरू करते हैं। देखिए, रुचि सिर्फ ऐसी चीज नहीं है जो मिल जाती है। इसे लगातार जगाना पड़ता है, इसे एक्टिवली विकसित करना पड़ता है। मतलब ये नहीं कि बस एक दिन अचानक कोई पैशन मिल जाएगा। नहीं, रिसर्च बताती है कि शुरुआती सालों में बच्चों को खेलने देना, उन्हें अपनी मर्जी से चीजें एक्सप्लोर करने देना, ये सब रुचि को पनपने में मदद करता है। जैसे वो पहेली संपादक विल शॉर्ट्स, उनकी माँ ने बचपन से ही उनकी पहेलियों में रुचि को बढ़ाया। ठीक है, फिर आता है अभ्यास। इसका मतलब क्या सिर्फ घंटों तक लगे रहना है? नहीं, यहाँ डकवर्थ, एंडर्स, एरिक्सन के जानबूझकर अभ्यास यानी डिलिबरेट प्रैक्टिस पे जोर देती हैं। ये सिर्फ रटना नहीं है। तो ये क्या है? ये एक बहुत ही फोकस्ड प्रैक्टिस है। आप अपनी अभी की क्षमता से थोड़ा आगे का लक्ष्य रखते हैं, किसी खास कमजोरी को चुनते हैं, उस पर तुरंत फीडबैक लेते हैं और फिर उसे दोहराते हैं। ये अक्सर थकाने वाला होता है, मजेदार नहीं होता। अच्छा, ये फ्लो स्टेट से अलग है। हाँ, फ्लो आरामदायक होता है, डिलिबरेट प्रैक्टिस मुश्किल। नेशनल स्पेलिंग बी वाले बच्चे इसी तरह की मुश्किल प्रैक्टिस करते हैं। और इसमें आदतें बनाने से मदद मिलती होगी। बिल्कुल। विलियम जेम्स का वो मशहूर कोट है ना कि अपनी जिंदगी को आदतों का गुलाम बना लो ताकि जरूरी काम अपने आप होते रहें। डकवर्थ खुद अपने लिखने की एक सख्त रूटीन फॉलो करती हैं। आदतें विल पावर पर बोझ कम करती हैं। तीसरी संपत्ति है उद्देश्य। इसका क्या मतलब है? उद्देश्य का मतलब है अपने काम में एक बड़ा मकसद देखना। ये महसूस करना कि आपका काम सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मायने रखता है। ये आपकी रुचि को दुनिया से जोड़ता है। वो 3 मजदूरों वाली कहानी की तरह, एक पत्थर तोड़ रहा है, एक दीवार बना रहा है। हाँ, और तीसरा कह रहा है कि मैं एक सुंदर गिरजाघर बना रहा हूं। उद्देश्य आपके काम को एक कॉलिंग बनाता है, सिर्फ नौकरी या करियर नहीं। और क्या ये उद्देश्य भी विकसित किया जा सकता है? मतलब अपनी अभी की नौकरी में भी उद्देश्य ढूंढा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, इसे जॉब क्राफ्टिंग कहते हैं। आप अपने काम करने के तरीके को या उसके मतलब को बदलकर उसमें उद्देश्य ला सकते हैं। जैसे वो बच्ची एलेक्स स्कॉट जिसने कैंसर रिसर्च के लिए लेमोनेड स्टैंड लगाया। हाँ हाँ, उसकी कहानी सुनी है। या फिलाडेल्फिया में जेन गोल्डन का म्यूरल आर्ट्स प्रोग्राम। ये शहर को सुंदर भी बनाता है और लोगों को जोड़ता भी है। जब रुचि और उद्देश्य मिल जाते हैं तो मोटिवेशन कई गुना बढ़ जाता है। और आखिर में आशा। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचना तो नहीं है? नहीं, न उससे ज्यादा है। ये ग्रोथ माइंडसेट से जुड़ी हुई आशा है। ये विश्वास कि आप अपनी सिचुएशन बदल सकते हैं, कि आपकी कोशिशों का फर्क पड़ेगा। वही 7 बार गिरो 8 बार उठो वाली बात। हाँ, वही हार न मानना। रॉबर्ट ईसनबर्गर के शोध ने तो सीखी हुई कर्मठता यानी लर्न्ड इंडस्ट्रियसनेस भी दिखाई है। मतलब मेहनत करने का गुण भी सीखा जा सकता है अगर कोशिशों का नतीजा मिले। इसमें दूसरों का सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है। तो ये 4 संपत्तियां, रुचि, अभ्यास, उद्देश्य और आशा, ये मिलकर ग्रिट बनाती हैं। और अच्छी बात यह है कि इन चारों पर काम किया जा सकता है। हाँ, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अब चौथी और आखिरी मुख्य सीख पर आते हैं। वो ये कि ग्रिट सिर्फ हमारे अंदर की बात नहीं है। हमारा माहौल, हमारी परवरिश, हमारी संस्कृति, ये भी इसे बनाते या बिगाड़ते हैं। अच्छा,
ये तो दिलचस्प है। मतलब हम अकेले ही अपनी ग्रिट के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। पूरी तरह से नहीं, माहौल का बहुत असर पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं परवरिश की, पेरेंटिंग की। डकवर्थ समझदार पालन पोषण यानी वाइस पेरेंटिंग की बात करती हैं। समझदार पालन पोषण, वो क्या होता है? ये वो पेरेंटिंग है जो सपोर्टिव भी हो और डिमांडिंग भी। मतलब माता पिता बच्चों से प्यार भी करें, उनका साथ भी दें, लेकिन साथ ही उनसे उम्मीदें भी रखें। उन्हें मेहनत करने और नियमों का पालन करने के लिए भी कहें। ये उन पेरेंटिंग स्टाइल से अलग है जहां या तो सिर्फ सख्ती होती है या सिर्फ छूट या फिर ध्यान ही नहीं दिया जाता। बिल्कुल। डकवर्थ कहती हैं कि ऐसे समझदार माता पिता बच्चों के लिए रोल मॉडल भी बनते हैं। वो खुद ग्रिड दिखाते हैं, जैसे वो फुटबॉलर स्टीव यंग के माता पिता या कॉमेडियन फ्रांसेस्का मार्टिनेज के पेरेंट्स। वो सपोर्टिव भी थे और बच्चों से अच्छी उम्मीदें भी रखते थे। ठीक है, परवरिश के अलावा संस्कृति का क्या रोल है? एक ग्रिटी कल्चर का हिस्सा बनना आपकी अपनी ग्रिट को बढ़ा सकता है। जब आप ऐसे माहौल में होते हैं जहां कड़ी मेहनत, लगन, हार न मानने को वैल्यू दी जाती है, तो वो चीजें आपके व्यवहार में आने लगती हैं। जैसे फिनलैंड में सिसु का कॉन्सेप्ट है, मुश्किल हालात में भी हिम्मत न हारना। या कुछ कंपनियों या स्पोर्ट्स टीमों का कल्चर होता है। हाँ, जैसे कभी हार ना मानो, या जेपी मॉर्गन चेस में जेमी डायमंड का दृढ़ता पर जोर देना। बिल्कुल। या सियाटल सीहॉक्स टीम में पीट कैरोल का हमेशा कंपटीशन करो का नारा। वेस्ट पॉइंट ने भी समय के साथ अपने मॉडल को बदला है। अब वो सिर्फ कैडेट्स को बाहर निकालने पर नहीं, बल्कि उनके विकास पर भी ध्यान देते हैं, उन्हें सपोर्ट भी करते हैं। और स्कूल के बाहर की एक्टिविटीज जैसे स्पोर्ट्स या हॉबी क्लासेस, उनका क्या महत्व है? देखिए, ये एक्टिविटीज ग्रिट बनाने के लिए एक बढ़िया खेल का मैदान है। इनमें अक्सर एक मेंटर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, लक्ष्य होते हैं, फीडबैक मिलता है। हाँ, ये बात तो है। एडमिक और जीवन के दूसरे हिस्सों में भी बेहतर नतीजे दिखते हैं। डकवर्थ के परिवार का वो हार्ड थिंग रूल भी इसी से जुड़ा है शायद, कि परिवार का हर सदस्य कोई एक मुश्किल चीज चुनेगा और उसे पूरा करेगा। हाँ, बिल्कुल। ये ग्रिट को प्रैक्टिस करने का एक तरीका है। लेकिन यहाँ एक चिंता की बात भी है, जिसे रॉबर्ट पटनम ने उठाया है। क्या? कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े बच्चे हैं, उन्हें अक्सर इन एक्टिविटीज में हिस्सा लेने के मौके कम मिलते हैं। ये अवसरों का अंतर भी ग्रिट के विकास पर असर डाल सकता है। तो मतलब हमारा परिवार, हमारी संस्कृति और हमें मिलने वाले मौके भी हमारी ग्रिट बनाने में रोल निभाते हैं। सही कहा। ये एक मिलीजुली तस्वीर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें कई चीजें हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अगर हमें इस पूरी चर्चा से एक मुख्य संदेश लेना हो, तो वो क्या होगा? मेरे ख्याल में मुख्य संदेश ये है कि लंबे समय तक टिके रहना और बड़ी चीजें हासिल करना, ये सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है। जुनून और दृढ़ता यानी ग्रिट अक्सर उससे कहीं ज्यादा मायने रखती है। हाँ। और सबसे जरूरी बात, ग्रिट कोई ऐसी चीज नहीं जो किस्मत से मिलती है। इसे कोशिश करके, सही माइंडसेट से, सही आदतों से और एक सपोर्टिव माहौल में बढ़ाया जा सकता है। ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली विचार है। ये हमें सिर्फ अपनी किस्मत या टैलेंट को कोसने के बजाय अपनी कोशिशों पर ध्यान देने के लिए कहता है। बिल्कुल, जैसा कि नीत्शे ने कहा था और डकवर्थ भी मानती हैं, जिसे हम प्रतिभा या जीनियस कहते हैं, वो अक्सर सालों की कड़ी मेहनत और क्राफ्ट्समैनशिप का ही नतीजा होता है। लेखक तानेहसी कोट्स भी तो लेखन को ऐसे ही देखते हैं, लगातार फेल होना और फिर उससे सीखते हुए सुधारना। हाँ, और ये याद रखना भी जरूरी है कि ग्रिट ही सब कुछ नहीं है। हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर, वो मल्टी डायमेंशनल है। उसमें दूसरों के साथ हमारे रिश्ते, हमारी समझ, हमारी नैतिकता, ये सब भी आता है। सही कहा। बाहरी सीमाएं भी होती हैं, जैसे मौकों की कमी, लेकिन अक्सर सबसे बड़ी सीमा वो होती है जो हम खुद अपने मन में बना लेते हैं। ये बातचीत तो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। शायद हम सबको रुककर ये देखना चाहिए कि हमारे अपने लक्ष्य क्या हैं, क्या हम उनके लिए सच में जुनूनी हैं और क्या हम मुश्किल आने पर टिके रहने को तैयार हैं। हाँ, और इस प्रोसेस में खुद पर थोड़ी नरमी बरतना भी जरूरी है। असफलता ग्रिट का हिस्सा है, उससे सीखना है, खुद को कोसना नहीं। शायद असली सवाल यही है कि क्या हम रोज की चुनौतियों में जुनून और दृढ़ता को जानबूझकर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या सिर्फ टैलेंट या किस्मत के भरोसे बैठे हैं। ये थी आज की चर्चा। हालांकि ये चर्चा किताब के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी और साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे बताएं कि आप अगली किस किताब पर चर्चा करना चाहते हैं।